नमस्कार, डेली न्यूज वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 20 सितंबर 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने संविधान पीठों की स्थापना की योजनाओं की घोषणा की थी। यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब न्यायपालिका बढ़ते मामलों और न्यायिक नियुक्तियों की स्वायत्तता पर चिंताओं जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के 84 न्यायाधीशों के समक्ष 79,813 मामले लंबित हैं। उच्चतम न्यायालय के पुनर्गठन का विचार नया नहीं है। 1984 में 95वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक प्रभाग और कानूनी प्रभाग नाम से 2 प्रभागों में विभाजित करने की वकालत की थी। इसे 1988 में 125वें विधि आयोग की रिपोर्ट में दोहराया गया था। इन सिफारिशों के बावजूद संरचनात्मक सुधार निष्क्रिय रहे, लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के संक्षिप्त 74 दिवसीय कार्यकाल के दौरान 25 संविधान पीठ के मामलों को 5 न्यायाधीशों की पीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जो एक नए बदलाव का संकेत देता है। सीजेआई चंद्रचूड़ की हालिया घोषणा इसमें प्रगति करती प्रतीत होती है और सुप्रीम कोर्ट के संरचनात्मक संगठन पर फिर से विचार करने के लिए एक अवसर का निर्माण करती है। अगर हम संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन मामलों की बात करें तो अनुच्छेद 145(3) एक संविधान पीठ के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों को अनिवार्य करता है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार 5, 7 और 9 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मामलों का एक महत्वपूर्ण बैकलॉग है। अगर पीठ के समक्ष मामलों के महत्व की बात करें तो 4 अक्टूबर 2023 को 7 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने इस बात पर विचार किया था कि क्या वोट को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेने वाले विधायकों को प्रतिरक्षा प्राप्त है। 9 न्यायाधीशों की पीठ का निर्माण प्रथम बार 1950 में किया गया था। इस तरह की पीठ द्वारा अब तक 17 फैसले दिए गए हैं। हालांकि कई महत्वपूर्ण मामले, जिनमें दाऊदी बोहरा बहिष्कार, पारसी बहिष्कार और सबरीमाला समीक्षा जैसी आवश्यक धार्मिक प्रथाओं से संबंधित मामले शामिल हैं, 9 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित हैं। यह बैकलॉग अधिकार क्षेत्र के आधार पर मामलों के निर्णय को सुव्यवस्थित करने के लिए एक संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार को समझते हैं। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय 3 क्षेत्राधिकारों के तहत काम करता है: मूल, अपीलीय और समीक्षा। 1973 में केशवानंद भारती मामले ने अधिकार क्षेत्र की एक बुनियादी संरचना भी पेश की। वर्तमान में न्यायालय एक स्पष्ट संरचनात्मक सीमांकन के बिना संवैधानिक, रिट और बुनियादी संरचना मामले और अपीलीय और समीक्षा मामले कार्यों को एक साथ करता है। मास्टर ऑफ द रोस्टर के निर्देशों के तहत अलग अलग शक्तियों की पीठें स्थापित की जाती है, जिससे अपीलीय कार्यों पर अधिक जोर दिया जाता है और संवैधानिक कार्यों की उपेक्षा होती है। इस संदर्भ में भारत मिस्र, जर्मनी और इटली जैसे देशों से प्रेरणा ले सकता है, जहां कार्यों को संस्थानों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण चिंता पहुंच से संबंधित है। पहुंच में वृद्धि करने के लिए सीजेआई रमणा ने क्षेत्रीय पीठों की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, जिसमें दिल्ली पीठ संवैधानिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस प्रस्ताव का उद्देश्य न्यायालय के कार्यों को विकेंद्रीकृत करना और देश भर के नागरिकों के लिए न्याय को अधिक सुलभ बनाना है। 2009 में 229वें विधि आयोग की रिपोर्ट में दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में स्थित 4 क्षेत्रीय पीठों का सुझाव दिया गया। पहले के प्रस्तावों ने बेंच को भौतिक रूप से स्थानांतरित करने का सुझाव दिया था, लेकिन महामारी द्वारा तेज किए गए डिजिटल अदालत कक्षों का आगमन एक अन्य व्यवहार्य विकल्प प्रदान करता है। यह कदम संभावित रूप से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर सकता है और समग्र दक्षता को बढ़ा सकता है। प्रस्तावित संरचनात्मक सुधारों में 2 प्रमुख पहलू शामिल हैं: संवैधानिक और अपीलीय कार्यों को अलग करना और क्षेत्रीय पीठों की स्थापना। पहले सुधार को संवैधानिक संशोधन से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि दूसरा सुधार अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के नियमों में संशोधन कर हो सकता है। इन सुधारों को लागू करके न्यायालय पहुंच को बढ़ा सकता है, लंबित मामलों को कम कर सकता है और अपनी भूमिका और कार्यों को भी स्पष्ट कर सकता है। धन्यवाद।